बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान समेत आलमी मईशत मुश्किलात से दो चार। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% कमी। क्या मुआशी मामलात बेहतर हो पाएंगे? कोरोना केसेस में इजाफा, अवाम का मायूस कुन रवैया। समाजी फासले और तय करदा ज़ाबता कार पर यकीनी अमल दरामद कैसे मुमकिन? ऑपोजिशन में दम नहीं और 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद। नैब एक बार फिर मुतहर्रिक, तोशा खान रेफरेंस, नवाज, जरदारी और गिलानी एहतसाब अदालत में तलब। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और आलमी मईशत शदीद बहरान का शिकार हो चुकी है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर अगर देखा जाए तो 30 मिलियन से ज़ायद अमरीकी बेरोजगार हो चुके हैं और यही सिचुएशन यूरोप में है, बरतानिया में है, अक्रॉस द जापान भी यही सिचुएशन है। जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत कम से कम 3% तक सुकड़ रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1.6 अरब तक अफराद इससे मुतासर हो सकते हैं अगर पूरी दुनिया की बात की जाए। और इससे पहले जो फिगर्स पाकिस्तान की मईशत के हवाले से दिए जा रहे थे तो पाकिस्तान की मईशत 5.5% से सुकड़ सकती है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की जानिब से यह कहा गया था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पेश नज़र जिस तरह से मुआशी बहरान आया है उसके बाद 18 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हो सकते हैं और तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो छोटे कारोबार हैं वो मुस्तकिल तौर पर बंद हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की मईशत दुनिया की मईशतों के गिरने के बाद भी उनके असरात से बच सकेगी? और ख़ास तौर पर दुनिया की मईशतों पर पाकिस्तान के इन्हिसार उन ममालिक में बरामदात से होता है, साथ ही साथ उन ममालिक में जो काम करने वाले पाकिस्तानी हैं रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला आता है उस पर इन्हिसार होता है और साथ ही साथ उन ममालिक से पाकिस्तान में जो बैरूनी सरमायाकारी आती है। ये 3 अहम फैक्टर हैं और पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त बहुत कम हैं और हम पहले से ही IMF के प्रोग्राम में भी हैं। और अगर देखा जाए तो अप्रैल 2020 में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं यानी कि बरामदात हैं उनमें 54% कमी आई है और अगर इंपोर्ट्स की बात की जाए दरामदात की तो उनमें 34% कमी आई है जो कि बरामदात से बहुत कम है। अगर इसका मवाजना किया जाए आदादो शुमार के पेश नज़र ही तो अप्रैल 2019 में तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़ायद की एक्सपोर्ट्स हुई थी और अगर इस अप्रैल के साथ मवाजना किया जाए पिछले साल के अप्रैल का तो इस बार हाफ भी नहीं बल्कि उससे कम यानी कि 95 करोड़ डॉलर्स की बरामदात हुई हैं यानी कि कम हो गई हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर बैरून मुल्क से आने वाली जो तरसलाते ज़र रेमिटेंस की सूरत में आती हैं उनमें कमी नहीं आई है। इस साल अप्रैल 2020 में 1 अरब 79 करोड़ डॉलर्स की तरसीलाते ज़र जबकि पिछले साल अप्रैल 2019 में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर की तरसीलाते ज़र रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान में आई थी। यहाँ पर सूरत हाल ख़राब नहीं हुई है लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है क्या आने वाले वक्त में ये कमी इसी तरह से बरकरार रहेगी और रेमिटेंसेस का ना गिरना क्या आने वाले वक्त में भी इसी तरह से बरकरार रहेगा या दीगर ममालिक की मईशत में गिरावट और बेरोजगारी पाकिस्तान पर भी अपने असरात डाल सकती है? इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी के मुताबिक 1% शरह सूद में कमी आई है और 1% कमी के बाद शरह सूद की जो 8% की सतह पर आई है उसके बाद गुज़िश्ता 2 माह में शरह सूद में 5.25% कमी की जा चुकी है। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि शायद महंगाई की शरह जो है वो रवां बरस 11 से 12% रहने का इम्कान है और अगले माली साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। अब बजट भी आइंदा हफ्ते में कहा यह जा रहा है कि डिसाइड होना है। इस हवाले से कोरोना बजट आएगा, क्या किया जा सकता है, महंगाई में कमी आएगी या नहीं आएगी, क्या पाकिस्तान को मजीद कर्जे लेने पड़ सकते हैं और ओवरऑल जो आलमी मईशत का बहरान चल रहा है पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सनतकार भी हैं और माहिर मुआशियात भी हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिर्ज़ा साहब ये जो इतना बड़ा स्लम्प आ गया है हम देख रहे हैं कि ये असर हाजिर का सबसे बड़ा ग्लोबल इकनॉमिक क्राइसिस है, क्या इससे पहले भी इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पूरी ज़िंदगी यही इकनॉमिक इश्यूज नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल टेकअप करते हुए, बातचीत करते हुए गुजर गई है। इतना मैंने डेफिस्टेटेड इकनॉमिक क्राइसिस, इकनॉमिक बहरान मैंने नहीं देखा। ये समझ से बिल्कुल हर रोज़ पहले से ज़्यादा अलार्मिंग फिगर्स आ रही हैं। बहरहाल ये एक हकीकत है और अब लोग ज़्यादातर चाहे CNN खोल के मैं सुनूं या फॉक्स में या BBC में, अब एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि हमें कोरोना के साथ जीने का सलीका सीखना चाहिए, हमें कोरोना के साथ जीना होगा। आने वाले वक्त में कोरोना भी चलेगा और हमारी ज़िंदगी भी चलेगी, लिहाजा हमने कोरोना के होते हुए किस तरह से जीना है वो एक आर्ट है, एक हिकमत अमली है, वो हुकूमत की
पॉलिसीज़ होंगी जो, क्योंकि कोरोना का नियर फ्यूचर में कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, ना उसकी वैक्सीन हमें दरियाफ्त हुई है, ना उसकी मेडिसिन जो है। दावे बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हतमी दवा या वैक्सीन नहीं आई है। तो लिहाजा पहली चीज़ तो यह है कि जिस चीज़ पे मैं और आप आज बात कर रहे हैं वो टाइम लॉग नहीं है, यानी टाइम फ्रेम नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं दिया जा सकता। इट कैन बी 6 मंथ, इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी मोर देन 1 ईयर। अब आपने बहुत सारे अच्छे सवाल उठाए थे, मैं एक एक करके जल्दी से उनका जवाब देना चाहूँगा। रेमिटेंसेस आपने कहा कम नहीं हुई है और ये खुशाइन बात है। इसमें मैं ज़रा आपकी तस्दीक कर दूँ कि जब आदमी की जॉब से निकाला जाता है, पूरी उसकी सेटलमेंट पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि टिकट भी है, अब आप घर चले जाएं, तो उसके पास वो आखिरी पूंजी होती है। वो तो वो रेमिटेंस करेगा ही करेगा, क्योंकि अपने मुल्क आ रहा है, और जब तक भी उस पैसे से वो अपने और अपने बच्चों का गुजारा करे, तो वो पैसे भेज के फिर कैंप में जाता है कि वहाँ से तैयारे में मैं अपने मुल्क जाऊँ। तो ये आने वाले वक्त में मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है कि रेमिटेंसेस 23 बिलियन 23.5 बिलियन का जो हमारा एक सालाना हदफ है वो शायद हासिल ना हो पाए। इस साल तो हो जाएगा, क्योंकि लोग जो आ रहे हैं उन्हें अपने फाइनल ड्यूज मिल रहे हैं, सेटलमेंट मिल रहे हैं, और वो आपके कहने का मतलब है ये जो रेमिटेंसेस में कमी नहीं आई है, रेमिटेंसेस नहीं गिरे हैं, ये आने वाले वक्त में इसी तरह से सिचुएशन बरकरार नहीं रहेगी? जी हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में गल्फ में बिलखुसूस बहुत जॉब्स गई हैं। मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ एक अहम मीटिंग में, हम चाहते हैं कि वहाँ के रूलर से दुबई, अबू धाबी के, सऊदीया के, कतर के खुदारा बात करें कि हम लोगों को रिट्रेंचमेंट ना करें, यानी नौकरियों से निकाल के वापस ना भेजें। वो सूरत हाल हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे अपने आपने अभी कहा 1 करोड़ 80 लाख जो है वो लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं, 10 लाख स्मॉल हाउसेस बंद होने वाले हैं ट्रेडिंग के। तो ये तमाम चीज़ें अफोर्ड हम नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर। देखिए, एक्सपोर्ट अप्रैल के महीने की 54% कम ज़रूर हुई है, लेकिन आस्ते आस्ते एक्सपोर्ट रेगुलेट होगी, क्योंकि अब हमारे बायर ने हमसे पूछना शुरू कर दिया है कि जी हमारे ऑर्डर की क्या पोजीशन है, आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, कब दे सकते हैं। दूसरे, मेरे अपने पिछले महीने जो शिप किए थे कंटेनर जर्मनी के, वो पड़े रहे तकरीबन 20 दिन, क्योंकि सामने के जहाज नहीं आया था कार्गो लेके इंपोर्ट का। तो एक साइकिल होता है, वो साइकिल टूट जाता है तो उसको बनने में टाइम लगता है। लिहाजा वहाँ से अब कार्गो आने शुरू हुए हैं, और वो कार्गो के जो कंटेनर आएंगे वही कंटेनर एक्सपोर्ट को लेके जाएंगे। अब सवाल है कि हमने इन हालात में आने वाले वक्त में क्या किया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान के इन तमाम मुश्किल वक्त में जो एक चीज़ बेहतरी है वो ये है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बैरी जो अपना कैनाल का सिस्टम है हमारा, और 5 सीज़न है, 4 सीज़न है, मेहनत कश फार्मर है हमारे यहाँ, फर्टाइल लैंड है हमारी। हमें अब ज़्यादा फोकस करना होगा सनत से ज़्यादा, क्योंकि डिमांड कम हो रही हैं, प्राइजेस कम हो रही हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर में हमें फूड सिक्योरिटी अपने लोगों को भी दे, और हम आपके कहने का मतलब है कि रेमिटेंसेस तो जो गिरे नहीं हैं, वो सिचुएशन चेंज होगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स के हवाले से आने वाले टाइम में चीजें बेहतर होंगी। लेकिन जिस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन है, क्या हमारी तमाम जमातें, सियासी जमातें, हमारा मीडिया क्या इन हालात को अब्जॉर्ब कर सका है, समझ सका है, और क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि लॉन्ग टर्म इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? देखिए, मीडिया हमारा ज़्यादातर जोर दे रहा है कितने टेस्ट हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग एडमिट हुए हैं, वगैरह वगैरह। हमारे पास इकोनॉमिक रोड मैप देने के लिए कोई भी नहीं है। हमें रोड मैप जो देना है वो ये बतलाना है कि हमारी करेंसी कहाँ स्टैंड करती है, हमारे रिज़र्व जो होते हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं। श्रीलंका एक टूरिस्ट कंट्री था, उसके बॉन्ड की कीमत $100 वाले की $48 पे आ गई है, आधी से भी कम हो गई है। तेल वाले जो ममालिक थे जिनके बॉन्ड थे, जैसे ओमान बहरा का है, उनकी कीमतें 30% 40% गिर गई हैं। तो पाकिस्तान की भी अपनी एक माशत है, मूडीज़ उसको डाउनवर्ड रेटिंग के लिए
स्टडी कर रहा है, हमारे रिजर्व्स अगर नहीं बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, एफडीआई तो मुझे नहीं होता वो नज़र आ रहा है। तो आप ये देख लें अप्रैल की फिगर, एक गाड़ी नहीं बिकी है, एक गाड़ी ना टोयोटा की। तो फिर क्या मिर्जा साहब कोरोना वायरस के बायस जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, तो मजीद कर्जों की जरूरत पड़ेगी? जी हाँ, हमारे कर्जे एक तो डेफर्ड हुए हैं, 1.6 बिलियन का रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट हमें आईएमएफ ने दिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट को सहारा देने के लिए। G20 कंट्रीज ने हमारी जो पेमेंट थी इंक्लूडिंग पेरिस क्लब, उन्होंने उसको भी 1 साल के लिए डेफर करा है। वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमको नई इमदाद दी है, लेकिन हम जिस खुले दिल के साथ, और ये अच्छी बात है, हमने अपने तमाम वसाइल जो हैं वो कोरोना वायरस के फैक्ट्रीज के लिए खोल दिए हैं। हमारा लोग कह रहे हैं कि माली खसारा 9% तक हो जाएगा बजट का, जो अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे डेट टू जीडीपी रेशो जो हमारी एक लिमिट है डेट लिमिटेशन एक्ट की, उससे बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन पूरी दुनिया ने ये किया है, उन्होंने तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर और बिलियंस ऑफ डॉलर के फंड रिलीज कर दिए हैं फेडरल बैंक को, अपने सेंट्रल बैंक्स को, और वो तनख्वाहें दे रहे हैं। 20-20 हज़ार डॉलर के चेक यूके में आ रहे हैं डोनेट वालों के कि आप अपने लोगों को निकालें नहीं, उनकी तनख्वाहें यहाँ से दे दें। जहाँ सोशल सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है वहाँ सोशल सिक्योरिटी से पेमेंट हो रही है। तो हमने वो वसाइल तो हमारे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने वसाइल के और जो हमें एड मिल रही है डोनर्स एजेंसीज को रखते हुए, हमने और स्टेट बैंक ने बिलखुसूस हमारी वो मरायती स्कीम कर्ज़ों की जो डेली वेजर्स के लिए हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं, उन्होंने उसका ऐलान किया है और मैं गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल रेट भी अच्छा मिर्जा साहब ये बताएगा, शरह सूद में 1% कमी आई है, उसके बाद शरह सूद 8% की सतह तक पहुंच गई है। हमारी रेवेन्यू की सूरत हाल भी हमें बुरी नजर आती है। तो अब आइंदा बजट भी आना है, तो बजट पर क्या असरात देख रहे हैं? किस तरह से बजट की सूरत हाल होगी, किस तरह से बैलेंस हो पाएगा? देखिए 1% जब शरह सूद कम होती है तो 300 बिलियन रुपए आपके हुकूमत की शरह सूद की अदायगी में कम देना पड़ता है। अब तक मार्च से 5.25 5.5% पॉलिसी रेट स्टेट बैंक ने कम करा है, 13.25 से कम करके आपको कल 8% पे ले आए। तो 1500 अरब रुपए तो आपके कर्जों की अदायगी में, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब हमें करना है सर्कुलर डेट को एड्रेस, अब हमें एड्रेस करना है पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अब मजीद ब्लीडिंग कर रही हैं, जिसमें स्टील मिल है, पीआईए है, रेलवे है, वापदा है। तो ये तमाम वो इदारे हैं जो खसारे में चलने वाले 1000 अरब रुपए सालाना ये लॉस कर रहे हैं, और हुकूमत को इनकी चिमनी से धुआं निकालने के लिए 1000 अरब रुपए गुड मनी फॉर बैड मनी झोंकनी पड़ रही है। स्टील मिल में तो अब वो चिमनी से धुआं निकलना भी बंद हो गया। तो ये हमें चीज़ों पे फौरी तवज्जो देनी होगी, ब्लीडिंग हम रोक सकें। हम ब्लीडिंग अगर रोक सकेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे अपना फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को। अच्छा मिर्जा, मेरा फाइनल पॉइंट, आलमी मईशत में जो गिरावट आ रही है उसके असरात पाकिस्तान पर भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि आलमी मईशत की बहाली में कितना वक्त लगेगा, और क्या पाकिस्तान में अगर ये सिचुएशन रहती है तो बहुत ज़्यादा लोग, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भी बेरोजगार हो सकते हैं? देखिए 1 करोड़ 80 लाख और 2 करोड़ लोगों की बेरोजगारी मैं खुद मुतवक्किल कर रहा हूँ, और अल्लाह ना करे ये सही चीज़ हो जो मैं मुतवक्किल कर रहा हूँ, लेकिन 10 लाख छोटे स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो बिजनेस हाउसेस का बंद हो जाना मामूली बात नहीं होती। अभी तक हमारे बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने अप्रैल के महीने की तनख्वाह दी है, और हम मई की भी देना चाहते हैं क्योंकि ईद है, और हम मायूस नहीं करना चाहते हैं। कुछ आ रहे हैं, कुछ लोगों को हमने रोका हुआ है, लेकिन जॉब्स पे हैं। लेकिन ये इंडेफिनेट, स्टेट बैंक ने भी 3 महीने की तनख्वाह देने का वादा करा लोन लेके, जो हमने वापस करना है, और 3% उस पर शरह सूद भी है। लिहाजा एक ही चीज़ है कि
कि माशी सरगर्मियाँ जल्द से जल्द नॉर्मल हों। घर बिठा के ना मुझ में इतनी इस्तात है, ना आपकी गवर्नमेंट में इतनी इस्तात है ठीक है कि वो ज़्यादा अरसे तक अपनी जेब से अखराजात को पूरा कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान की जो मईशत है वो आलमी तौर पर जो मुआशी गिरावट आ रही है उस पर उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं तरसीलात ज़र में जो कमी नहीं आई है, आने वाले वक्त में ये सूरत हाल इसी तरह से बरकरार नहीं रहेगी, रेमिटेंसेस कम होंगे, लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, क्योंकि अब जिस तरह से लॉकडाउन में नरमी आ रही है तो इसके असरात भी हो रहे हैं। मुआशी तौर पर बहाली आ रही है, जो बायर है उसकी तरफ से डिमांड की जा रही है, इंडस्ट्री भी अब बहाल हो रही है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। लेकिन हमें जो ज़राअत का शोबा है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और जब हम ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देंगे तो हमारी मईशत को भी इससे संभाला मिलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लॉकडाउन में नरमी तो की गई है, लेकिन अब कुछ ममालिक हैं जो दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन तैयार हो गई है। वैक्सीन तैयार होने के बाद पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान अभी तक कहां पहुंचा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कह दिया कि हमें कोरोना के साथ ही रहना है। लॉकडाउन नरम होने के इफेक्ट अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद केसेस की तादाद बढ़ती चली गई, लेकिन लॉकडाउन जो किया गया, लॉकडाउन की मुख्तलिफ हमारे लेवल हमारे सामने आए। पहले लॉकडाउन सख्त था, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, उसके बाद लॉकडाउन में नरमी कर दी गई और मुकम्मल तौर पर नरमी की बात की जा रही है। पीठ से जो है वो ट्रांसपोर्ट भी खुल जाएगी, मॉल्स भी पंजाब में खोल दिए जाएंगे। 26 फरवरी से 30 अप्रैल तक की ट्रैजेक्टरी हमारे पास है। मई के हवाले से भी हमने कुछ फिगर्स निकाले हैं। 26 फरवरी से 30 अप्रैल तक जो केसेस रिपोर्ट हुए 16,800 थे और जो अमवात हुई वो 385 थी। उसके बाद 1 मई से आज 16 मई है, तकरीबन 15 मई तक जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 21,999 हैं और जो अमवात हुई वो 449 हुई। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ 26 फरवरी से 30 अप्रैल तक केसेस की तादाद थी और मई के 15 दिनों में जितने केसेस सामने आए और जितनी अमवात हुई। अगर लोगों के ताउन से ये सब कुछ मशरूत है तो वो तो नजर नहीं आ रहा कि लोग तो ताउन नहीं कर रहे हैं, लोग एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। बारहा डॉक्टर्स भी ये बात कर रहे हैं और डेली बेसिस पर प्रोग्राम्स में कोविड-19 के टॉपिक को ही डिस्कस करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप तक हम आगाही पहुंचा सके कि आप इससे सिर्फ एहतियात करके ही बच सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है। अमेरिका की कंपनी ने दावा किया है और एक दवा जो है तैयार की गई है वो इसके लिए मौसर साबित हो सकती है। पाकिस्तान की दवासाज कंपनी को इजाजत भी दे दी गई है। जबकि इंटरनेशनली बात की जाए तो फ्रांस ये दावा कर रहा है कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर रही है, लेकिन सबसे पहले वो ये वैक्सीन अमेरिका को देंगे क्योंकि उनकी तरफ से सबसे ज्यादा फंडिंग दी गई थी। यूरोपीय यूनियन में इस पर बहस भी हो रही है, जबकि अब WHO ने भी कहा है कि वायरस शायद कभी खत्म नहीं होगा और इस वक्त पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं। बरतानिया में एंटीबॉडीज टेस्ट के लिए सरकारी कंपनी को मंजूरी दे दी गई है और ठेका भी दे दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में इस सिलसिले में क्यों कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर्स जो माहिरीन हैं, तिबी माहिरीन हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो बारहा ये कह चुके हैं कि एंटीबॉडीज़ एक तरीक़ाकार है जिसके तहत यहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हमें आइडिया हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में हम कहाँ पहुँचे हैं, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, तमाम तर ममालिक इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और अगर यह अवाम के ताउन से ही मशरूत है तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक की बात की जा रही है, हांगकॉन्ग में और दीगर ममालिक में कि इसकी दूसरी लहर है, साउथ कोरिया में भी, तो क्या पाकिस्तान में अभी इसकी दूसरी लहर आना बाकी है? या जिस तरह से कहा जा रहा था कि सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई थी उसके मुताबिक जून के स्टार्ट में ये लहर जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी, तो क्या अभी हम इसकी दूसरी जद में आएंगे या ये जो ग्राफ है ये नीचे जाना शुरू होगा? इस पर बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर इफ्तिखार साहब स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के, तमाम तर सिचुएशन को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, तिबी माहिरीन, सीनियर डॉक्टर्स बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके हैं, हमारे शोज़ में भी डॉक्टर शम्सी साहब ने ये बात की और कल भी वो ये बात कर रहे थे कि NCOC में इस बात को इंडोर्स कर लिया गया कि एंटीबॉडीज़ एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए टेस्ट किए जा सकते हैं और बरतानिया में एक रोश कंपनी है जिसको गो अहेड दे भी दिया गया है कि आप बल्क में जो है टेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ हम किस मरहले पर पहुँचे हैं सारी सिचुएशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सच TV की इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और लोगों से बात करने का मौका दिया। लेकिन बात यह है कि
जो हम पाकिस्तान या जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो हमेशा से दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे होते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं और वहाँ से उनकी तरफ से क्या अलाह अमल इख्तियार होता है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो प्रीवेंटेशन हो, चाहे उसकी मेडिसन हो। तो हम खुद कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं। और अगर हमारे यहाँ कोई अगर कुछ करना चाहे भी तो हमारा जो तरीक़ाकार है, आपने हमेशा से देखा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है, इससे पहले हमारे यहाँ लास्ट ईयर टाइफाइड हुआ था, उसमें भी सिर्फ पंजाब में 38,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे। और इसी तरह जब टाइफाइड के अलावा डेंगू आया था तो भी आपने देखा था क्या सिचुएशन थी। तो ये हमारे यहाँ हमेशा इसी तरह से होता है और अनलकीली हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरह बिहेव करती हैं कि जैसे ये उनका मसला नहीं है। ये तो क्योंकि अब इंटरनेशनली ये बात फैली हुई है और इंटरनेशनल इशू है, तो जो दूसरे ममालिक की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन आती हैं, WHO की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हमें मजबूरन उनको फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर किसी दूसरे मुल्क में ना होता, सिर्फ पाकिस्तान में होता, तो हमें परवाह भी ना होती कि ये क्या हो रहा है। इससे ज़्यादा अमवात तो आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो है वो कोरोना से और टाइफाइड से हो जाती हैं, और वो इस कोरोना से हट के अगर देखा जाए तो अमवात उनकी ज़्यादा है जो अच्छा, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, आप जिस तरह से कि अगर ये सिर्फ पाकिस्तान में वबा होती, दुनिया में नहीं होती, तो शायद हमें इतनी परवाह ना होती। हमारे जो लीडरान बैठे हैं उनको एंटीबॉडीज़ तो बरतानिया भी इजाज़त दे चुके हैं, इस हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान में एंटीबॉडीज़ का तरीकाकार क्यों नहीं अपनाया जा रहा? और यहाँ पर हमारे नाज़रीन को भी ये वाज़ेह कीजिएगा कि एंटीबॉडीज़ बुनियादी तौर पर है क्या, ये टेस्ट किस तरह से जो अब टेस्ट हो रहे हैं उनसे मुख्तलिफ है, और क्या इसके लिए वसाइल दरकार होते हैं जो हमारे पास नहीं है? देखें, इस चीज़ के बारे में कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। दिन ब दिन जो है ना इसकी वायरस की जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। पाकिस्तान में जो है वो किसी और टाइप का वायरस है, बाहर है किसी और टाइप का है। जब शुरू में आया था तो इसके पीछे कुछ और डेवलपमेंट थी, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, पहले ये कभी भी नहीं हुआ। तो जब ये शुरू में मैंने इस पर एक प्रोग्राम किया था, जब मैंने ये प्रोग्राम किया तो चंद प्रोग्राम और मैंने देखे तो मुझे लगा कि जो मैंने कहा ये तो बिल्कुल उससे डिफरेंट है, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर वैसे ही हो गया। जैसा शुरू में जो बात थी कि ये जो है वो किस तरह फैलता है, ये ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फैलता है, ये हवा में ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन ये किसी टेबल पे, चेयर पे या जहाँ हम हाथ लगाते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि दूसरे ममालिक में ये किसी और शक्ल में है, यहाँ पर कुछ इसका रवैया डिफरेंट, इसलिए यहाँ पर एंटीबॉडीज टेस्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल इसी तरह आपने देखा बाहर जो लोग हैं वो वहाँ आपने देखा होगा किस तरह से फैल रहा है वहाँ। बेसिकली इसकी इम्यूनिटी लेवल पर डिपेंड करता है। हमारे लोगों की इम्यूनिटी कुछ और तरह की है, जो बाहर लोग हैं उनकी इम्यूनिटी लेवल कुछ और होता है। आपने देखा होगा कि हमारी वो रिलेटिव्स या वो जो दोस्त अहबाब जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ आते हैं तो वो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। तो बेसिकली एंटीबॉडीज टेस्ट क्या होता है? देखिए, एंटीबॉडी टेस्ट तो किट्स के थ्रू किया जाता है। एंटीबॉडीज़ जो है ना वो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। हमारे यहाँ बेसिकली जो है ना वो नाम रख लिए जाते हैं और नाम चेंज कर करके उनको उस पर सियासत की जाती है, उस पर जो है ना गेम स्कोरिंग की जाती है। बेसिकली जो ये टेस्ट हैं ये पहले भी पूरी दुनिया में होते रहे हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहे हैं। एंटीबॉडीज़ टेस्ट हमेशा से होते रहे हैं। और पाकिस्तान में सुनने में आता है कि एंटीबॉडीज टेस्ट पर पाबंदी लगाई गई है। क्यों पाबंदी क्यों लगाई गई थी? पाकिस्तान में सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट पे पाबंदी नहीं है। पिछले दिनों पाकिस्तान में किसी भी डॉक्टर को ये परमिशन नहीं थी कि वो इसकी कोई वैक्सीन या इसके किसी मेडिसिन पे काम करे विदाउट एनी प्रायर परमिशन। तो ये पाकिस्तान तो जो है ना जो WHO कहता है उसको फॉलो करता है और ये देखता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो है वो जैसे ही पता चलता है कि ये मेडिसिन इसकी प्रिवेंटेशन में कुछ बेहतर साबित होती है, वो मेडिसिन मार्केट से शॉर्ट हो जाती है। किसी ने कह दिया जी प्याज बड़ा अच्छा काम करता है जी, इस पे उसके पानी से बड़ा अच्छा इस पर तो ये तो मिथ थी ना हमारी सोसाइटी में। इस हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी मिथ्स आ जाती हैं। अच्छा, मार्जिन ऑफ एरर भी देखने में आ रहा है, क्योंकि मिथ नहीं, देखिए जैसे कैवाक्विन का आया तो मार्केट से शॉर्ट हो गया, 40 रुपीज़ का वो एक ब्लिस्टर आता था, ये एक हमारे सोशल बिहेवियर हैं जो तब्दील होने की जरूरत है। मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि पहले अगर एक लैब से टेस्ट करवाया जाता है तो वो नेगेटिव आ गया, फौरन बाद टेस्ट करवाया जाता है तो पॉजिटिव आ जाता है, अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद नेगेटिव आ जाता है। मार्जिन ऑफ एरर क्यों है और हमारे यहाँ कौन सा तरीकाकार है? जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर वायरस की रवैया और शक्ल मुख्तलिफ है, यहाँ पर किस तरीकाकार के तहत टेस्ट हो रहा है और मार्जिन ऑफ एरर क्यों है? देखिए, जब शुरू में इसके जो टेस्ट थे ना वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और रियल टाइम PCR थे। अभी जैसे जैसे जो है ना इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे जैसे नए नए टेस्ट आ रहे हैं, अब 2-2 हज़ार रुपये में भी लोग टेस्ट कर रहे हैं कि ये टेस्ट हो रहा है। अब उनकी जो ऑथेंटिफिकेशन है वो क्या है, ये तो देखें अथॉरिटीज़ को चेक करना चाहिए। ड्रैप मौजूद है उसको देखना चाहिए कि वो आया कि इस काबिल हैं भी कि नहीं, और वो उनके जो टेस्ट हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर आते भी हैं कि नहीं आते। तो गवर्नमेंट ने अभी जो है इवन इस पर बात करने पर पाबंदी लगाई हुई थी कि जी कोई इर्रेलेवेंट बंदा इस पर बात ना करे। और ये किसी हद तक ये बात ठीक भी थी कि आप जैसे ही उठ के आप सोशल मीडिया खोलते हैं, चाहे व्हाट्सएप है या कोई भी है, तो आप देखते हैं कि बेताशा उसके प्रिवेंटेशन, उसके जो है ना इलाज और उसके बारे में बातें आप उसको देख के, तो ये तो बहुत एक वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी। लोग पैनिक में बहुत ज़्यादा चले गए थे और लोग नफसियाती मरीज़ बन गए थे। हर बंदा समझ रहा था कि शायद मुझे जो है ना वो
कोरोना हो गया। जबकि अच्छा, अब इससे पहले ये कहा जा रहा था कि बुजुर्ग इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जो लोग पहले से बीमार हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, लेकिन अब अमेरिका में 85 बच्चों में इस तरह से केसेस रिपोर्ट हो गए और उनमें कावासाकी नाम की बीमारी थी, लेकिन जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो उनमें कोरोना के सिम्टम्स पाए गए और उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। क्या ये रवैया तब्दील हो रहा है वायरस का दिन ब दिन? जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि एक नई बीमारी है तो हर नए दिन एक नई डेवलपमेंट आती है ना। अब ये डेवलपमेंट है कि अमेरिका में जो है ना, वो जब तहकीक हुई तो पता चला कि जी 1 साल से 17 साल तक के बच्चों को ये नहीं होता, चंद केसेस हुई हैं। बेसिकली जिसका इम्यूनिटी लेवल, जो हमारी तहकीक है वो ये है कि जिसका इम्यूनिटी लेवल लो होगा ये उसको होगा। कितने लोगों को, WHO खुद भी कहता है कि कितने लोगों को जो है वो कोरोना हुआ है और उनको पता भी नहीं चला, वो ठीक भी हो गए। और जिसका टेस्ट करते हैं उनमें से अक्सर लोगों का पॉजिटिव आता है। अब ये है कि देखें, पहले कभी किसी ने टेस्ट तो नहीं किया था कि ये जिन लोगों को भी ये नज़ला ज़ुकाम या खांसी होती है, इस वायरस का क्या नाम है। सिर्फ ये होता था कि एलर्जी होगी है उसको। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ कि जैसे जब मौसम चेंज हुआ तो लोगों को बेताशा एलर्जी थी, लोगों को ड्राई कफ थी, लोगों को फ्लू था। तो ये हर साल इस तरह होता है, लेकिन उसका किसी को नाम नहीं पता था कि ये इस एलर्जी का या इस कफ का या ये जो इसका रीज़न है, उस वायरस का क्या नाम है। अभी उस वायरस का उसका नाम है कोरोना, अभी जो वायरस है। हो सकता है कि ये पहले भी कहीं होता हो, पहले भी किसी शेप में होता हो। जिन ममालिक में इस वबा में कमी आई है, साउथ कोरिया, हांगकांग, वहाँ पर इस वबा की दूसरी लहर है। पहले वहाँ पर कमी आई, वहाँ पर लॉकडाउन नरम कर दिया गया, सिचुएशन चेंज हो गई, लेकिन अब वहाँ पर फिर से केसेस आ रहे हैं और कहा जा रहा है दूसरी लहर है। कौन से ऐसे मेजर्स से जो वहाँ पर लिए गए और यहाँ पर अगर ना लिए गए तो फर्दर पाकिस्तान में भी दूसरी लहर आ सकती है? देखिए, बात यह है कि जब भी हम लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। और वो बैक्टीरिया जो है वो वीक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं ना बॉडी के अंदर। तो ये है कि जब हम इतना ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे, बार बार हाथ धोएंगे, बार बार हाथ धोने से हमारा इम्यूनिटी लेवल और वीक होना शुरू हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ करेंगे, जैसे ही हम हल्की से हमें कहीं डस्ट लगेगी हम और हमारा तो मास्क इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हाथ मास्क बेसिकली तो देखें, अब मास्क बेसिकली तो उसको यूज़ करना चाहिए जो इन्फेक्टेड हो, उसको यूज़ करना चाहिए, या जो इन्फेक्टेड जो पीपल्स हैं उनकी, या जो पेशेंट्स हैं उनकी जो तीमारदारी पे लोग हैं या उनको देख रहे हैं, उनको ये करना चाहिए। अब हर बंदे को मास्क करना ज़रूरी नहीं कि मैं घर में हूँ तो मैंने घर में मास्क पहना हुआ, मैं गाड़ी में अकेला जा रहा हूँ तो मैंने वहाँ में मास्क पहना हुआ है। अब जैसे ही मैं मास्क उतारूंगा तो जैसे ही मुझे कहीं से हल्की से डस्ट, कहीं से मुझे ठंडी हवा लगेगी कहीं, तो फ़ौरन मुझे हो जाएगा। ये जो लोग पहले इस्तेमाल करते हैं उनको ऑलरेडी इस बात का पता भी है कि हम इम्यून हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इफ्तिखार साहब स्टूडियोज़ में मौजूद थे, इस हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और नैब एक बार फिर से मुतहर्रिक है, वफाकी वुज़रा की जानिब से इस हवाले से बयान भी सामने आ रहे हैं। ईद के बाद क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। नैब एक बार फिर से मुतहर्रिक है, एहतसाब होगा, करप्शन का लूटा गया पैसा मुल्क वापस आएगा तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नारा बुलंद करके ही इक़्तिदार में आई थी और अब एहतसाब का अमल जो थोड़े अरसे से रुका हुआ था, अब एक बार फिर से नैब मुतहर्रिक हो गई है। एक तो नैब की जानिब से नवाज शरीफ, जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 29 मई को एहतसाब अदालत तलब कर लिया गया, जबकि शेख रशीद साहब की पेशेनगोइयाँ अक्सर दुरुस्त साबित हो जाती हैं। शेख रशीद साहब जब भी मीडिया पर आते हैं कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि उसके बाद बहुत सारे सवालात जन्म लेने लगते हैं। शेख रशीद साहब आज भी मीडिया पर आए, उनकी जानिब से कहा गया कि अपोजिशन में दम नहीं और 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। ईद के बाद क्या होने जा रहा है? ईद के बाद भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि ईद के बाद भी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। क्या ऑपोजिशन के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त होने जा रहा है? और ख़ास तौर पर नैब ऑर्डिनेंस जो आया था उसके बाद उस पर उस तरह से कंसेंसस हो नहीं पाया और जो तमाम चीज़ें डिटेल सामने आई उसके बाद भी वजाहत आ गई कि जो चीज़ें मीडिया पर आ रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। और अब वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को भी ये लोग इस्तेमाल कर चुके और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज तरमीम चाहती है, चोरों और लुटेरों को खींच कर रखना चाहिए। मैं नैब के कानून में किसी तरमीम की हिमायत नहीं करूंगा। हम हमेशा से यहाँ पर बैठकर ये बात करते आए हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ये बात होती रही। नैब में जो साबिका डीजी रहे वो भी ये बात करते हैं और माहिर कानून भी ये बात करते रहे कि एहतसाब का अमल जो हमेशा से कहा जाता है कि मुतनाज़ा है, ये तासुर सिर्फ एक शर्त पर ज़ायल हो सकता है कि कहीं ना कहीं नैब के कवानीन में सुकम है। अगर उन कवानीन को तब्दील कर लिया जाए तो ये जो एहतसाब के अमल के हवाले से कहा जाता है कि मुतनाज़ है, तो ये तासुर ज़ायल हो जाएगा। एक तो हम इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो नुक्ता आज के सेगमेंट में हम करेंगे जिस पर डिस्कशन वो ये कि ईद के बाद होने क्या जा रहा है। नैब जो मुतहर्रिक है, अब वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान
को भी तलब कर लिया गया है। तो ईद के बाद कोई अहम गिरफ्तारी अमल में आने जा रही है और ईद के बाद ऑपोजिशन के खिलाफ शिकंजा सख्त होगा, या ऑपोजिशन जो हमेशा ये बात करती आई है कि जो इक्तदार में लोग बैठे हैं, जो हुकूमती बेंचेस में लोग बैठे हैं, उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाइयां अमल में नहीं लाई जाती, लेकिन ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में आती हैं। तो क्या ईद के बाद नैब जो बातें सामने आ रही हैं कि मुतहर्रिक है, हुकूमती बेंचेस में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां उसी तेजी के साथ चलेंगी? ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साबिक डीजी नैब सिंध भी रह चुके हैं, प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, तमाम तर सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, तलबी के नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं, वफाकी वज़रा बयान भी दे रहे हैं, शेख रशीद साहब ने 31 जुलाई तक का कह दिया कि झाड़ू फिर जाएगा, ईद के बाद कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है? देखें, बात यह है कि नैब को जाहिर है अपना कोई ना कोई एक ऐसा किरदार रखना चाहिए कि एक तो नज़र है कि वो ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, अक्रॉस द बोर्ड करते हैं, और इरिस्पेक्टिव वो अपोजिशन में गवर्नमेंट में है, नैब ने अपना किरदार अदा करना उनको करना चाहिए। अभी तक जो देखा गया, जो एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि नैब सिर्फ अपोजिशन को तंग कर रही है, गवर्नमेंट को नहीं कर रही है, ये इंप्रेशन से नैब के साख को बड़ा नुकसान हुआ। और जो एक अमेंडमेंट्स की गई थी, पहले भी की गई, ऑर्डिनेंस लेकर है, ये कर देखें, पर्पज़ ये है, हमें ये समझना चाहिए कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और उसमें जो भी अगर कोई कमजोरियाँ रहती हैं उसको और इम्प्रूव किया जाता है, बजाय से कि हम उसको बिल्कुल कमज़ोर कर दें और इस तरह कर दें उसको फ़ायदा ही कोई ना हो, उसके विंग्स क्लिप नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे सामने पहले वॉलंटरी रिटर्न होता था, जिसकी वजह से बहुत पैसा रिकवर हो जाता था कि लोगों को होता चलो जी पैसा दे दो और हमें कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा और हम अपना नॉर्मल कारोबार या नौकरी बहाल हमारी हो जाती है। अब इशू ये हो गया है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, अब रह गए सिर्फ प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन में ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें आपको कॉन्विक्ट करार दिया जाता है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपकी सर्विस ख़त्म हो जाती है, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तो आने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, आपको बैंक लोन नहीं मिलता, 10 साल के लिए आप ये जो सियासत से बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी नैब को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इशू ये, या तो अभी ऐसा इम्प्रूवमेंट सिस्टम करें, ये कहें कि जी हमने जो ही रेफरेंस फाइल होगा उसके 3 या 4 महीने के अंदर नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फैसला फाइनल होगा, डिसीजन होगा। अगर आपने 10 साल के बाद करना है तो देन एवरीबडी वुड लाइक कि मैं चला जाऊँ नैब के अंदर, मेरा केस चलता रहे, मेरी बेल भी हो जाए, मैं मुकदमे भी, मैं सियासत भी करूँ, सब कुछ। व्हाट इज़ द पर्पज़? नैब का ही मकसद ये था बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत के ख़जाने में लूटा हुआ पैसा जमा कराया जाए। ठीक। क्या नैब में पिछले 1.5-2 साल से जब पे पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, उनका मैनिफेस्टो था कि हम सारा पैसा लूटा हुआ लाएंगे, जमा कराएंगे, पकड़ेंगे, ये करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे। वेयर इज दैट मनी? व्हाट हैज नैब डन? ये बात यहाँ ये चीज़ें इम्प्रूव करने की है, जो हम कह रहे हैं ना कि उसको भी ना ब्यूरोक्रेट को पकड़ो, ना बिजनेसमैन को पकड़ो, ना एफआईआर के किसी केस में इन्वॉल्व करो, तो नैब का क्या बाकी किरदार है? सो आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, लेकिन टाइम स्पैन के अंदर कि इतने टाइम में डिसीजन होंगे। जो नैब का वैसे भी कानून है कि 3 से 4 महीने में रेफरेंस खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपको 10 साल में खत्म करना है तो व्हाट इज द पर्पस? हर एक चाहेगा जी मैं पैसा भी ना दूं, 10 साल केस चलता रहेगा, उसके में फिर हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो इसका कोई हल नहीं है। आपको चाहिए, पीटीआई गवर्नमेंट को चाहिए कि कोशिश करे ऑपोजिशन में मिलके कि ये कानून लेकर आए कि जी एक तो आपके साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके साथ ऑन बोर्ड होने चाहिए, दे शुड सपोर्ट यू। इधर जाती है बेल, उधर उनकी बेल हो जाती है, केस रखा गया। व्हाट इज द पर्पस? कैपेसिटी बढ़ाएं, लॉयर अच्छे लेकर आएं, प्रोसिक्यूशन अच्छी करें, ताकि ये जो भी केस बनाए जाएं वो ये एक तो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एविडेंस के साथ हों, नंबर 2 कि उसका टाइम लिमिट किया जाए। अगर ये सबसे अहम बात है, तब पैसा रिकवर होगा। आपने 2 साल में एक पैसा शरीफ फैमिली से रिकवर किया, आपने ख्वाजा साद फैमिली से रिकवर किया, फवाद हसन फवाद से कोई पैसा लिया, जो भी लोग गए हैं, चाहे शाहिद खान कबासी थे, एहसन इकबाल थे, जो भी गए हैं, किसी से एक पैसा नहीं हुआ, क्योंकि बड़े लेंथी प्रोसीजर और गलत प्रोसीजर है। ये प्रॉब्लम है। और फिर नैब की जो अब एक लेबल लग गया जी कि ये जो ऑपोजिशन को रगड़ा लगाते हैं, कहते हैं ये ख़त्म करना चाहिए। चेयरमैन नैब हैज़ टू बी वेरी वेरी ये फेयर, ट्रांसपेरेंट, और एक जो स्वामी ऑटोनोमस है, ये किसी के अंडर नहीं है। इसलिए इनको ये चीज़ें करेंगे तो फिर बात बनेगी, इनकी साख भी बेहतर होगी, परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, और चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों या आपके अपोजिशन के, जिसने लूटा पैसा उसको पकड़ें,
शेख रशीद साहब भी यही बात कर रहे थे, मैं भी यही बात करता हूँ। तो और ब्रिगेडियर ये साहब, ये बात तो है कि नैब जो है वो सबूतों से मुलजिम तक का सफ़र तय करने के बजाय मुलजिमान से सबूतों तक का सफ़र तय करता है। और प्रोसिक्यूशन भी बहुत ज़्यादा देर तक चलती रहती है। प्रोसिक्यूशन मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक नैब के कवानीन की अगर बात की जाए, तो नैब के कवानीन में सुकम ये कहा जाता है कि है इन कवानीन को तब्दील होना चाहिए, इसमें तरामीम होनी चाहिए। अपोजिशन तो कहती है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैब कवानीन में तरामीम हो, लेकिन हुकूमत आमादा नहीं होती। शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि अगर हम आमादा हो जाएंगे तो उससे ये लगेगा कि शायद हम खौफजदा हैं। क्या कौन से ऐसे कवानीन अगर उनमें तरामीम की जाए और उन पर हुकूमत भी कंसेंसस करे, इतफाक राय के साथ अपोजिशन के साथ बैठकर उनको तब्दील कर दिया जाए, तो ये तासुर ज़ायल हो जाएगा? देखें, एक तो ये बात है कि मैनिफेस्टो में पीटीआई का था कि हम मुल्क से करप्शन ख़त्म करेंगे। अगर ये जो अपोजिशन ने ये बनाया है, मुसवदा बनाया है नया कानून ऑर्डिनेंस का, अगर ये पीटीआई इसको एंडोर्स करती है तो ये इनके लिए पॉलिटिकल डेथ होगी। इसलिए कि देन एवरीबॉडी विल से कि दे आर पीटीआई इज आल्सो इन कनेक्टेड विद अपोजिशन, और ये बिल्कुल नैब के विंग्स क्लिप कर रहे हैं, उसकी पावर ख़त्म कर रहे हैं। आप देखिए, कानून बेहतरी के लिए होना चाहिए, कानून बिल्कुल उसको अदारे को कमज़ोर करने के लिए नहीं होना चाहिए। एक तो ये नहीं होना चाहिए। एक आपके मुल्क में एक ही अदारा है जिससे एटलीस्ट अभी भी लोग डरते हैं। अगर ये भी ख़त्म कर देंगे तो फिर तो खुला खाता है, जो मर्ज़ी आए लूटे, मुल्क को लूट के चला जाए। ये हमने इसको करना है, इसलिए यहाँ पर पीटीआई को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ये उनकी पॉलिटिकल आइंदा के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी अगर ये नैब के कवानीन को बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं। इसमें इनको चाहिए कि नैब के चेयरमैन के साथ एक उनकी पार्टी के कमेटी बनाएं, एक गवर्नमेंट की, ये इनकी ऑपोजिशन गवर्नमेंट की पार्टी हो, बैठ के देखें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि आप चेयरमैन की पावर भी ख़त्म कर दें, आप बिजनेसमैन को भी ना पकड़ें, आप ब्यूरोक्रेट को भी ना पकड़ें, आप पॉलिटिशियन को भी ना पकड़ें, और फिर सारे सबूत गवर्नमेंट या फिर नैब ने देनी हो, तो फिर कैसे काम होगा? आप कहीं ना कहीं नैब को मजबूत करें। नैब को खुदा के लिए ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके विंग्स लेकिन क्लिप करने। ब्रिगेडियर साहब, आप यू कैन डिसएग्री विद इट कि नैब मजबूत है, और अगर नैब मजबूत है भी तो जिस तरह के बयानात दिए जाते हैं वफाकी वज़रा की तरफ से, उसके बाद लगता है कि शायद नैब जो है वो ज़ेर असर है हुकूमत के बावजूद। हुकूमत ये कहती है कि जी आज़ादाना नैब का इदारा काम कर रहा है, लेकिन ये बयानात भी कहीं ना कहीं नैब की साख को मुतासर करते हैं। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पर चाहिए कि आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं, चेयरमैन नैब हैं, आपकी हुकूमत है, नाउ दे हैव टू वर्क आउट एंड पास स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल गवर्नमेंट स्पोक पर्सन्स। डू नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग कि कौन पकड़ा जाएगा, किसके खिलाफ क्या होगा। लेट नैब डू ऑल दिस। नैब को मत कंट्रोवर्शियल बनाएं। इसमें सबसे बड़ा हाथ ही इनका है, पीटीआई का। जब ये कहते हैं जी अभी फलां पकड़ा जाएगा, अभी हमने ये कर दिया, नैब ये करेगी, वाई यू शुड डू इट, यू गॉट नथिंग टू डू इट। और नैब डजंट लिसन टू नैब। नैब को खुद इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, और चेयरमैन नैब को चाहिए था कि वो ये मैसेज चाहे लॉ मिनिस्टर के थ्रू कन्वे करें कि जी इससे हमारी साख को बड़ा फर्क पड़ता है, आप ऐसे नहीं करें, और हम ऐसा करते भी नहीं हैं। साथ ही साथ नैब को ये चाहिए कि अपनी कारकर्दगी बढ़ाए। क्या आज नैब के चेयरमैन अपने अवाम को ये बता सकते हैं कि मैंने 2 साल में पीटीआई गवर्नमेंट के बाद कितना पैसा रिकवर किया? फिर पता चलेगा कि इनकी क्या कारकर्दगी है। नैब की कारकर्दगी है सिर्फ पैसा जमा करना। आपने नैब में पकड़ा, किसी को अरेस्ट कर लिया, 10 साल की सजा दे दें, व्हाट इज द पर्पस? हैव यू रिकवर्ड द मनी? आपकी कोशिश होनी चाहिए जब उसको अरेस्ट करते हैं तो पैसा रिकवर करें, एंश्योर इस तरीके से उससे इंटरोगेशन करें कि वो आपको पैसा देने पर मजबूर हो जाए। और आई विल स्टिल फील कि ये नैब को चाहिए कि ये एक सुप्रीम कोर्ट में दोबारा प्ली डालेंगी वॉलंटरी रिटर्न को, इसको ऑन करें। लेकिन वॉलंटरी रिटर्न में क्या होता था कि आप सारा पैसा दे देते थे और आप पे इल्ज़ाम कोई नहीं आता था। लेकिन ये ज़रूर करें कि गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे ब्यूरोक्रेट है, सरकारी मुलाजिम, अगर ये वॉलंटरी रिटर्न करते हैं, स्टिल इनकी नौकरी चली जाएगी, ये सर्विस से बर्खास्त होगी। ऐसे अमेंडमेंट्स कर लें, बट ये नहीं करें कि वॉलंटियर खत्म करने। वॉलंटियर रिटर्न भी होता था, यार मैं सारे पैसे दे दूँ, मेरी जान छोड़ दो। आज बहुत पॉलिटिशियन ने पैसा जमा करा दिया होता, अगर उन पर ये ना होता प्ली बार्गेन, वॉलंटियर रिटर्न इज ओके, ताकि आप पे इल्ज़ाम भी नहीं है, आप कन्विक्ट पे नहीं है, पैसा भी दे रहे हैं, हुकूमत के ख़जाने में पैसा है। पाकिस्तान के अवाम को ये चाहिए कि इन लोगों से लूटा हुआ पैसा कितना वापस मिला है, ताकि वो अवाम के लिए इस्तेमाल हो सके। ये नहीं है कि आपने कहा कि मैंने 50 लोगों को 10 साल कैद दे दिए, अवाम को क्या फ़ायदा हुआ, हुकूमत पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान के ख़जाने को क्या फ़ायदा हुआ?
ये चीज़ें हमें देखने की हैं। ये बहुत आम बात है जो मैं बात कर रहा हूँ। आई विश कि ये बातें कन्वे हो सकें और इसको समझा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में मौजूद थे और इस पर बात कर रहे थे कि नैब एक आज़ाद इदारा है और हुकूमत और वफाकी वज़रा जिस तरह के बयानात देते हैं और जिस तरह से बताते हैं कि इसके बाद ये गिरफ्तारी हो जाएगी, झाड़ू फिर जाएगा, तो इससे नैब की साख मुतासिर होती है। एक तो नैब को भी चाहिए कि नैब स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दे, स्ट्रिक्ट पॉलिसी दे कि कोई भी वफाकी वज़ीर इस हवाले से बयान नहीं दे सकता, इससे हमारी साख मुतासिर होती है। और नैब को चाहिए कि वो गिरफ्तारियों के साथ साथ जो लूटा गया पैसा है उसको भी वापस लाए और कौमी खजाने में जमा कराए, ताकि हमारे मुल्क में मुआशी तौर पर जो बहरान है उससे भी हम कहीं ना कहीं निमट सकें। इजाजत दीजिए आज के प्रोग्राम से। अगले जुमे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।